अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अता रफ़ी। इंग्लिश के आसान असबाक नए सीखने वालों के लिए सबक नंबर 13 में खुशामदीद। आज के सबक में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर। दोनों बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही अहम हैं, इंग्लिश सीखने में उनका बहुत अहम किरदार है। इस वजह से आज के सबक में मैंने आपके लिए कोई और चीज़ नहीं लिखी, बल्कि सिर्फ दो टॉपिक्स पर हमने बात करनी है। दोनों बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। और पहला टॉपिक है प्रोनंसिएशन और दूसरा टॉपिक है स्पेलिंग। प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग। तो पहले हम इनके नामों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम तफसील में जाएंगे कि इनका क्या किरदार है और इनका इंग्लिश सीखने में इन दोनों अल्फाज का क्या किरदार है, क्या फ़वाइद है। तो सबसे पहली चीज़ हम लफ्ज़ को पढ़ेंगे। ये लफ्ज़ इसको हम पढ़ते हैं प्रोनंसिएशन। आपको मैंने बताया था इंग्लिश में जब TIO आ जाए तो उसको हम पढ़ते हैं शीन की आवाज़, श श श। तो ये लफ्ज़ है प्रोनंसिएशन, 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 प्रोनंसिएशन। तो प्रोनंसिएशन का मतलब होता है तलफ़ुज़, अल्फाज को बोलने का तरीका, किसी लफ्ज़ को बोलने का तरीका, इसको कहते हैं प्रोनंसिएशन। तो प्रोनंसिएशन या तलफ़ुज़ का सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई ज़बान सीखते हैं तो हर ज़बान के जो अल्फाज हैं ज़रूरी नहीं है जिस तरह उनको लिखा जाता हो उसी तरह उनको पढ़ा भी जाता हो, तो ज़रूरी नहीं है। तो हर ज़बान सीखने में हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो अल्फाज सीख रहे हैं वो अल्फाज हमें सही तरीके से बोलना भी आ जाए। अगर हम लफ्ज़ सही तरीके से नहीं बोलेंगे तो हमारा मजाक बनेगा। मिसाल के तौर पर यही जो लफ्ज़ है, इसी लफ्ज़ को हमारे यहाँ बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन स्कूलों में भी आप सुनेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाज़ जगहों में आपको नज़र आएगा प्रोनाउंसिएशन। तो ये लफ्ज़ ज़ाहिर है गलत है, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनंसिएशन का मतलब होता है तलफ़ुज़, और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ सुनना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो भी लफ्ज़ आपको मिले सबसे पहले आप देखें कि अंग्रेज़ जिनकी ज़बान है, इंग्लिश जिनकी ज़बान है, वो इस लफ्ज़ को किस तरह बोलते हैं। तो फिर हम उसको अपने तौर पर उसको सीखने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आज का हमारा दूसरा टॉपिक है स्पेलिंग। स्पेलिंग 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 का मतलब होता है हेजा या हुरूफ तहज्जी, यानी किसी लफ्ज़ के अंदर कौन कौन से हुरूफ हैं ये उसका भी हमें पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्पेलिंग के अंदर ये देखें SPELLING, तो ये हुरूफ इसके अंदर हैं, तो ये इसकी स्पेलिंग है, ये इसके हेजा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस लफ्ज़ को पढ़ना किस तरह है, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग क्या है, इसके अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं, कौन कौन से हुरूफ हैं। तो ये है हमारा आज का सबक, प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रोनंसिएशन हमें कैसे सही करनी होगी। बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे अल्फाज हम ऐसे बोलते हैं जो हम गलत बोलते हैं। असल अंग्रेज़ जो है उस लफ्ज़ को किसी और तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो लफ्ज़ इतना मशहूर हो जाता है गलत कि वो हम गलत लफ्ज़ ही उसको बोलते हैं। हम सही लफ्ज़ में वो समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक मशहूर लफ्ज़ है क्रिकेट, एक खेल है जिसके अंदर गेंद बल्ला होता है, तो उसको हम यहाँ पे क्रिकेट बोलते हैं, किरकेट, किरकेट। लेकिन असल लफ्ज़ ये है क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि मशहूर हो गया है इसी तरीके से, तो हम इसको क्रिकेट बोलते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ है ख़ानदान को इंग्लिश में कहते हैं उर्दू में हमारे यहाँ इसको बोलते हैं फैमिली, फैमिली, फैमिली। लेकिन इंग्लिश में सही लफ्ज़ है फैमिली, फैमिली। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये बातें, क्योंकि जब भी हम कोई ज़बान सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि वो लफ्ज़ जो अल्फाज हम सीखते हैं उनको सही बोलना हमें आ जाए। क्योंकि ज़बान की खूबसूरती ही इसी बात में होती है कि आप जो अल्फाज बोलते हैं आप उस ज़बान की रियायत करते हुए अल्फाज बोलें, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रोनंसिएशन कहाँ से सीखें। किसी भी ज़बान का तलफ़ुज़ हम अगर कोई लफ्ज़ हमें नया मिलता है तो उसका प्रोनंसिएशन हमें कहाँ से सीखनी चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ऐसी डिक्शनरीज़ मिलती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जिससे हम प्रोनंसिएशन चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने ये है कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, तो इसको आप खोलें। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये दस्तियाब है, मुफ्त नेट पर दस्तियाब मिल जाती है आराम से। तकरीबन 500-600 MB इसका साइज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
प्रोनाउंसिएशन मैंने लफ्ज़ लिखा, इसको हम ज़रा सुन लेते हैं। यहाँ पे दो आपको नज़र आ रहे हैं। एक स्पीकर जो है ये बरतानवी लहजा है। आपको मालूम है कि इंग्लिश बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है और असल जो है इसको बोलने वाले बरतानिया के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं और फिर अमेरिका में भी इसको बोला जाता है। तो ये बरतानिया का लहजा है, ये अमेरिका का लहजा है। तो हम सुन लेते हैं प्रोनाउंसिएशन दोनों में किस तरह बोला जाता है। Pronunciation. Pronunciation. प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, Pronunciation. प्रोनाउंसिएशन। तो मामूली सा फ़र्क है। तो इस तरह हम तलफ़ुज़ चेक कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में मेरे पास कोई ऐसा अभी तक ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है। मैं ऑनलाइन ही गूगल की एक सर्विस है, हम उस पर एतबार तो नहीं कर सकते लेकिन ये है कि गुजारा चल जाता है। तो गूगल की एक सर्विस है ट्रांसलेशन, translate.google.com। अगर आप गूगल पर जाके सिर्फ ट्रांस लिखेंगे और इंटर दबाएंगे तो आपके सामने मैं यहाँ ट्रांसलेट लिख देता हूँ पूरा। हाँ, तो मैंने ट्रांसलेट लिखा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो हमारे पास जगह आ गई लिखने के लिए, तर्जुमे की दो जगह आ गई हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोनंसिएशन। मैंने इसको टाइप किया तो जैसे मैंने लिखा तो फ़ौरन यहाँ पर एक स्पीकर का एक निशान आ गया। तो इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा तो फ़ौरन मुझे इसका तलफ़ुज़ सुनाई देगा। Pronunciation. Pronunciation. तो आप देख रहे हैं कि इस लफ्ज़ का जो तलफ़ुज़ है वो गूगल में फ़ौरी तौर पे ज़ाहिर हो जाता है। अलबत्ता मोबाइल में कोई ऐसी ऐप मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मोबाइल में अगर हम 500-600 MB की कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल उससे हैंग हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम फिर ऑनलाइन ही इस्तेमाल करना उसको तरजीह देते हैं। तो बहरहाल पहली जो बात थी वो ये थी कि प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में डिक्शनरी आप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर आप ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ या मुख्तलिफ़ लेक्चर्स डाउनलोड करें इंटरनेट से और वो आप सुनते रहें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाता है, तलफ़ुज़ आप सीख सकते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसका तरीक़ा ये कि आप डिक्शनरी देखें और जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनको सुने। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप BBC की ख़बरें सुने या फिर इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसे कि TED.com एक वेबसाइट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग आते हैं और अपनी राय मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, TED.com। तो इस पर आज जाकर आप लोगों की वीडियोज़ सुन सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश करते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो अहले ज़बान को आप सुने। और दूसरी जो बात है स्पेलिंग समझने के लिए हमें जो एक टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसमें यह तरीका मैं अपनाता हूँ कि स्पेलिंग समझने से पहले आप ये एक समझ लें सिलेबल। तो सिलेबल को आप समझ लेते हैं तो स्पेलिंग आपको मैं समझा सकता हूँ कि स्पेलिंग याद करने का आसान तरीका या स्पेलिंग को याद रखने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिलेबल क्या होता है। सबसे पहले ये लफ्ज़ पढ़ लेते हैं, इसको हम पढ़ेंगे सिलेबल। तो सिलेबल कहा जाता है, इंग्लिश में सिलेबल कहते हैं अल्फाज जो एक लफ्ज़ है उस लफ्ज़ के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं। तो एक हिस्सा जिसको हम एक सेकंड में चुटकी बजाने के साथ ही हम उसको अदा कर सकें उसको कहते हैं सिलेबल। मिसाल के तौर पर यह लफ्ज़ है प्रोनाउंसिएशन। इस लफ्ज़ के अगर हम टुकड़े करें तो इसके हम कितने टुकड़े कर सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन। तो आपने देखा कि इस लफ्ज़ के मैंने 4 टुकड़े में कर सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन। तो इसके अंदर प्रो एक सिलेबल है, नन एक सिलेबल है, सीए एक सिलेबल है और शन एक सिलेबल है। तो सिलेबल का मतलब है अल्फाज का एक ऐसा टुकड़ा, लफ्ज़ के अंदर किसी भी लफ्ज़ का ऐसा टुकड़ा जिसको हम एक सेकंड में अदा कर सकें उसको कहते हैं सिलेबल, प्रोनाउंसिएशन। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर आप देखें स्पेलिंग, तो इसके अंदर 2 सिलेबल हैं, स्प और लिंग। इसी तरह इस लफ्ज़ के अंदर 3 सिलेबल हैं, सिलेबल। ख़ुद सिलेबल लफ्ज़ के अंदर भी 3 सिलेबल हैं। तो स्पेलिंग याद करने का तरीक़ा मैं अपने बच्चों को इस तरह सिखाता हूँ
कि जब आप स्पेलिंग याद करते हैं तो स्पेलिंग याद करने से पहले आप सबसे पहले उस लफ्ज़ को याद करें। फ़र्ज़ करें ये लफ्ज़ है प्रोनंसिएशन, आप इस लफ्ज़ को इस तरह याद कर लें कि आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। आप इसकी स्पेलिंग याद ना करें, PRONUNCIATION, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लफ्ज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें। जब ये लफ्ज़ आपको याद हो जाए और आप कल या 1-2 दिन बाद भी इसको दोहराना चाहें तो आपको याद आ जाए, इस तरह आप अच्छी तरीके से याद कर लें। जब ये लफ्ज़ याद हो जाए आपको तो फिर आप इसकी स्पेलिंग को एक दफ़ा गौर से देख लें। अब देखिए कि प्रो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रो की स्पेलिंग PRO ही हो सकती है। इसी तरह नन, अब इसमें आपको ये मसला हो सकता है कि ये NON होगा या NUN होगा, तो आप इसको एक दफ़ा देख लें कि भाई ये NUN है या NON है। ठीक है, तो अगर आप इसको देख लेते हैं कि भाई ये NUN है तो प्रोनन PRONUN ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह CIA, यहाँ पर आपको ये परेशानी हो सकती है कि ये SIA है या फिर CIA है, तो इसको भी आप देख लें और समझ लें कि ये ऐसी जगहों में यहाँ पर SIA नहीं होता बल्कि CIA होता है। जैसे जैसे आप इंग्लिश अल्फाज पढ़ते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसी जगहों में CIA होता है, SIA नहीं होता। SIA मैंने बहुत कम अल्फाज देखे हैं या शायद कोई ऐसा लफ्ज़ मैंने नहीं देखा कि जहाँ पर इस तरह की जगहों में SIA आता हो। तो ये बात भी क्लियर हो गई CA। और शन, एक बच्चों को भी पता है कि शन की स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो जब आपको लफ्ज़ याद हो जाए, जब आप लफ्ज़ याद कर लें तो फिर उसकी स्पेलिंग बनाना आपके लिए आसान होती है। बस आपको करना ये है कि जब भी आप कोई लफ्ज़ याद करें तो लफ्ज़ अच्छी तरह याद करने के बाद उसकी स्पेलिंग को आप गौर से 3-4 दफ़ा पढ़ लें। तो उसके बाद आप ज़बानी उसकी स्पेलिंग बनाने की कोशिश करें। फिर आप बनाने के बाद उसको देखें कि मैंने जो स्पेलिंग बनाई थी और जो सही स्पेलिंग है क्या दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है। और अगर फ़र्क नहीं है तो मुबारक हो, आप स्पेलिंग बना सकते हैं। अगर आपको फ़र्क नज़र आता है तो आप देख लें कि मुझसे क्या गलती हुई थी और यहाँ क्या सही है। तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत सारे मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। इंग्लिश में हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है कि SE है, यहाँ पर सिलेबल, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पर डबल L है। इसी तरह आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पर SY है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना होगा कि ये BEL नहीं है बल्कि ये BLE है। लेकिन दोबारा मैं यही कहूँगा कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप 1 महीने तक अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि SE यहाँ पर SE है या SY है, आपको आसानी से पता चल सकता है। तो बस शर्त यह है कि आप जो तरीक़ा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले लफ्ज़ याद करें, उसके बाद स्पेलिंग को गौर से देखें और उसके बाद ज़बानी आप स्पेलिंग बनाने की कोशिश करें 2-4 दफ़ा में। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। स्पेलिंग याद करने का जो बहुत बड़ा मसला होता है उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो नीचे मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, उस पर हम ये जो स्पेलिंग की टेक्निक है ये हम आजमाने की कोशिश करेंगे और उन अल्फाज की प्रोनंसिएशन भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, स्पेलिंग भी हम उनकी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपने ये दिनों के नाम और महीनों के नाम पहले आप पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं कि इनको हम कैसे पढ़ते हैं और सिलेबल कितने हैं। यहाँ आप देखें कि 2 सिलेबल हैं, फ्राइडे, 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 फ्राइडे 2 सिलेबल हैं और स्पेलिंग आसान है। और यहाँ पे देखिए सैटरडे, 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 यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है यहाँ पर, और बाकी आपके लिए आसान है SATURDAY। यहाँ पर मैं ये प्रोनंसिएशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश जो बरतानिया में बोली जाती है वहाँ के लोग जो है TU जब आ जाए तो उसको चे की आवाज़ पढ़ते हैं, और अमेरिका के लोग TU जब आ जाए तो उसको टे की आवाज़ ही पढ़ते हैं, चे नहीं पढ़ते। तो बरतानिया में इसको लोग कहते हैं सैटरडे, सैटरडे, और अमेरिका में लोग इसको पढ़ते हैं सैटरडे। तो सैटरडे सैटरडे दोनों ठीक है। आपको संडे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, SON या SUN में मसला हो सकता है, लेकिन बात वही है प्रैक्टिस। मंडे, मंडे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अपने आप से
पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है अगर किसी आदमी ने किसी अंग्रेज़ को बोलते हुए ना सुना हो तो वो इसको मान डे पढ़े, मान डे, क्योंकि ओ की आवाज़ उमूमन अलिफ की होती है इंग्लिश में। लेकिन अगर हम किसी को बोलते हुए सुनेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर मंडे है, मानडे नहीं है। तो ये है मंडे, स्पेलिंग यहाँ पर MON। इसी तरह ट्यूज़डे, यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि TUES। लफ्ज़ पढ़ लें, उसके बाद फिर स्पेलिंग आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर वही वाली बात है, डी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइलेंट है, साइलेंट। अगर आप नहीं सुनेंगे किसी अंग्रेज़ को बोलते हुए तो आप इसको पढ़ेंगे वेडनेसडे, और मैंने सुना है बाज़ लोग इसको वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं वेंसडे। अंग्रेज़ इसको पढ़ते हैं वेंसडे, वेंसडे। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग थोड़ी सी आपको याद रखनी होगी, जहन में रखनी होगी कि ये लफ्ज़ थोड़ा सा अलग है। इसी तरह इसको याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है, थर्सडे, 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 इसके अंदर भी 2 सिलेबल हैं, थर्सडे। तो ये आपने दिनों के नाम देख लिए, और ये भी आपने देख लिया कि हर लफ्ज़ के अंदर सिलेबल कितने हैं और स्पेलिंग याद करने में क्या आपको परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसी तरह ये देखिए, ये लफ्ज़ है मंथ्स। तो ये लफ्ज़ है, इसके अंदर इतने सारे हरूफ हैं लेकिन इसका सिलेबल एक है, मंथ्स, मंथ्स, क्योंकि ये लफ्ज़ ऐसा है जिसको हम 1 सेकंड में एक सांस में बोल सकते हैं। 1 सेकंड में यानी 1 लम्हे में हम इसको बोल सकते हैं, मंथ्स, मंथ्स, मंथ्स। चलिए देखते हैं महीनों को क्या कहते हैं इंग्लिश में। जनवरी, तो ये लफ्ज़ है जनवरी, 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 उर्दू में इसको कहते हैं जनवरी। फेब्ररी, फेब्ररी कहा जाता है फरवरी के महीने को। इसके अंदर भी कितने सिलेबल हैं, फेब्ररी, 3 सिलेबल हैं। मार्च, 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 इसके अंदर 1 सिलेबल है। अप्रैल, 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 इसके अंदर 2 सिलेबल हैं। मई, 1 सिलेबल है। जून, 1 सिलेबल है। जुलाई, 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 ये 2 सिलेबल हैं। अगस्त, 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 2 सिलेबल हैं। सितंबर, 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 3 सिलेबल हैं। अक्टूबर, अक्टूबर, 3 सिलेबल। नवंबर, नवंबर, 3 सिलेबल। दिसंबर, दिसंबर, 3 सिलेबल। तो आपने देखा कि सिलेबल जब हमें पहचान हो जाती है, फ़र्ज़ करें आपने नवंबर की स्पेलिंग याद करनी है तो आप इस लफ्ज़ को पहले अच्छी तरह पढ़ लें, नवंबर। जब आप लफ्ज़ आपको याद हो जाएगा तो आपको पता है कि इसके अंदर सिलेबल 3 है, नवंबर। अब आपको NO याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको नवंबर, जो बर है BER, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर WEM है या VEM है, उसको आप देख लें कि हाँ यहाँ पर VEM है, WEM नहीं है, तो आप इसकी स्पेलिंग ख़ुद बना सकते हैं, NOVEMBER, आपको पता चल जाएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपको अक्टूबर की स्पेलिंग बनानी है तो आप ज़बानी बना सकते हैं, अक्टूबर, OCTOBER। तो ये तरीका आसान है कि लफ्ज़ आप पहले याद कर लें, उसके बाद आप फिर आप उसको स्पेलिंग बनाएं, सोच के बनाएं। अगर गड़बड़ हो गई तो दोबारा आप देख लें उसको एक दफ़ा। तो ये 1 महीने तक आप करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं, हम उनकी स्पेलिंग अभी बनाने की कोशिश करते हैं, उनका तलफ़ुज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है इसका हम सिलेबल देखेंगे। एक्सरसाइज, 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 इसके अंदर 3 सिलेबल हैं। स्पेलिंग 2 सिलेबल हैं। स्पेलिंग 2 सिलेबल, एक्सरसाइज 3 सिलेबल। ये इसके अंदर एबिलिटी, इसके अंदर 4 सिलेबल हैं। एबिलिटी, इसको हम पढ़ते हैं एबिलिटी, एबिलिटी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन ये है कि आपको मेरे ख़्याल में बता देना चाहिए। इंग्लिश के अंदर जो अल्फाज होते हैं, आप गौर करेंगे इस बात को
कि अंग्रेज़ जो हैं वो उस लफ्ज़ को बोलते हुए लफ्ज़ के किसी हिस्से को ज़रा दबाव देके पढ़ते हैं। दोबारा मैं कहूँगा, अंग्रेज़ों की आदत यह है जब भी वो किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो वो उस लफ्ज़ के किसी हिस्से को यानी किसी सिलेबल को, सिलेबल आप अभी पढ़ चुके हैं, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, किसी लफ्ज़ के किसी सिलेबल को दबाव देके पढ़ते हैं, थोड़ा सा वाज़ेह करके पढ़ते हैं। जैसे कि ये लफ्ज़ है, इसको देखिए मैं पढ़ता हूँ तो आप गौर करें कि मैं किस लफ्ज़ को थोड़ा दबाव देके पढ़ रहा हूँ। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। तो आपने देखा कि मैं इसको, ये जो सिलेबल है इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह करके पढ़ रहा हूँ, प्रोनंसिएशन। बाकी को मैंने फौरी तौर पे पढ़ दिया, इसको मैं थोड़ा सा खींच के पढ़ रहा हूँ, प्रोनंसिएशन। स्पेलिंग, स्पेलिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मैं आपका सिलेबल दे रहा हूँ, यानी थोड़ा सा मैं उसको ज़ोर दे के पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। यहाँ पर मैं किसको दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ साइज को, एक्सरसाइज। इसी तरह यहाँ पर हम अगर इसको भी देना चाहें तो इसको भी दे सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जो है ना, मैं अभी लफ्ज़ पढ़ूंगा तो आपने देखना है कि मैं सिलेबल, कौन से सिलेबल को मैं वजाहत से पढ़ रहा हूँ या दबाव दे के पढ़ रहा हूँ। एबिलिटी, एबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं सिलेबल, इस सिलेबल को मैं वाज़ेह करके पढ़ रहा हूँ, एबिलिटी, एबिलिटी। एक्ट, ये तो एक ही सिलेबल है। एक्शन, एक्शन। यहाँ पर जो एक्सेंट है, जो मैं जो ज़ोर देकर पढ़ रहा हूँ वो है एक्ट, एक्शन। इसी तरह ये लफ्ज़ है एक्टिविटी, 4 सिलेबल हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो मैं दबाव दे के पढ़ रहा हूँ वो ये वाला हिस्सा है, एक्टिविटी, एक्टिविटी। एडिशन, एडिशन, एडिशन। तो यहाँ पर इस सिलेबल को मैं दबाव दे रहा हूँ, अमाउंट, अमाउंट। तो जो 2 सिलेबल हैं इसको मैं ज़ोर दे रहा हूँ, अमाउंट, अमाउंट। अटैक, अटैक। सिलेबल इस पर ज़ोर दिया जा रहा है, अटेम्प्ट। ये 2 सिलेबल हैं, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट। तो इस पर ज़ोर दिया जा रहा है, एटीट्यूड, एटीट्यूड। तो यहाँ पर ज़ोर दिया जा रहा है इसको। यहाँ पर दोबारा वही है, जो बरतानवी लोग हैं वो इसको पढ़ते हैं एटीट्यूड, चे की आवाज़ निकालते हैं, और जो अमेरिका के लोग हैं वो इसको पढ़ते हैं ट, एटीट्यूड। तो ये फ़र्क है, एटीट्यूड। तो एक्सेंट जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं सिलेबल, जिस सिलेबल को मैं ज़ोर दे रहा हूँ वो है ट्यूड। बैक, ये एक ही सिलेबल है। बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर। यहाँ पर मैं जो ज़ोर दे रहा हूँ ये है बिहेवियर, बिहेवियर। बेट, ब्लो, एक सिलेबल है। ब्रेक, एक सिलेबल है। कैम्पेन, यहाँ पे जी साइलेंट है। कैम्पेन, कैम्पेन, कैम्पेन। इसको ज़ोर दिया जा रहा है। कैस, एक सिलेबल। चांस, एक सिलेबल। चेंज, एक सिलेबल। चॉइस, 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 एक सिलेबल। कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। इसके अंदर हम जो ज़ोर दे रहे हैं वो है डी। यहाँ पर जो डी आई है इसको हम ज़ोर दे के पढ़ रहे हैं, कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन। तो दोस्तों ये था आज का सबक। थोड़ा सा तवील हो गया लेकिन बहुत अहम टॉपिक था और शायद आपके लिए नया हो, इस वजह से मैंने तफसील से बात की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको वीडियोस मिल सके। हाँ, साथ में जो छोटा सा घंटी का आइकन है उसको आप दबाना मत भूलिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं हूँ अता रफ़ी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।